बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू। सड़कों पर दिखी भारी भीड़। पूर्वी चंपारण के मंडी में बिना मास्क के दिखी जनता। सहरसा का रेफरल अस्पताल खंडहर में तब्दील। दीवारों पर चढ़ी झड़ी की लतें। लाखों की लागत से बने अस्पताल का पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया था उद्घाटन। नालंदा में टीकाकरण के दौरान ग्रामीणों ने एएनएम से किया दुर्व्यवहार। एएनएम का छीना मोबाइल फोन। मौके पर पहुंची पुलिस। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छपरा में फर्जी तरीके से रेलवे में नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह की 3 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपियों से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे आईडी कार्ड बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन 4.0 को लेकर। बिहार में कहीं पर पाबंदियां हैं तो कहीं पर ढील है, लेकिन उस ढील का अगर नाजायज फायदा अगर उठाया जाए तो फिर क्या होगा। बिहार में रियायतों वाला लॉकडाउन 4 बुधवार यानी कि आज से लागू हो गया, जिसमें सरकार ने जनता की राहत को ध्यान में रखते हुए कई रियायतें दी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन रियायतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 में क्या कुछ रियायत है, जनता इसका कैसे पालन कर रही है, देखिए आप रिपोर्ट में। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है, जो कि राज्य में बुधवार से लागू भी हो गया है। बिहार में लॉकडाउन 4.0 के शुरू होते ही लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है। अब दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही कुछ दूसरी सहूलियत भी दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में भी आवश्यक सामग्रियों की दुकानें पहले की तरह हर दिन खुला करेंगी, लेकिन बाकी दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले की तरह खुलेंगी। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि रोजाना कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। राशन की दुकानें, मेडिकल प्रतिष्ठान, वाहन संबंधित दुकानें, कृषि संबंधित दुकानें, गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, फर्नीचर, सैलून, ज्वेलरी की दुकानें, सीमेंट, बालू, स्टील, लोहा और हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़े, फुटवियर, खेलकूद, स्टेशनरी और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने इन रियायतों के साथ लॉकडाउन 4.0 का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जनता है कि इन रियायतों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जगह जगह पर लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही चेहरे पर मास्क दिख रहा है। और तो और लॉकडाउन का पालन कराने वाला प्रशासन भी गायब दिख रहा है। ऐसे में प्रशासन ने ऐलान किया था कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या इस ऐलान का असर इतना व्यापक होगा कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना तो छोड़िए, सुरक्षा कर्मी ही नहीं दिख रहे हैं। तभी तो जनता की लापरवाही इस कदर देखने को मिल रही है। अगर प्रशासन होता तो क्या ये संभव हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आखिर लॉकडाउन में जो छूट दी गई उसका गलत इस्तेमाल क्यों? क्या यहां पर प्रशासन का कहीं जो ढीला रवैया है उसी की ये तस्वीरें तो सामने नहीं आ रही हैं? सवाल तमाम है। आज के दिन डॉक्टर सुनील जेडीयू से हैं, राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए लाइव में। डॉक्टर सुनील और राजेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। पटना की मंडियों में दुकानदारों की चेहरे से सर आज के दिन मास्क दिखाई दिया। सड़कों पर जो सन्नाटा था वो सन्नाटा आज के दिन शोरगिल में दिखाई तो दिया, लेकिन लोग वहां पर गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाए। क्या प्रशासन भी नाकाम है इनके आगे? सागर जी, हम जीवन और जीविका में सामंजस्य करके अनलॉक की प्रक्रिया कह ले या लॉकडाउन 4 की प्रक्रिया में हम लोग उस जगह पे आए हैं जब कोरोना को नियंत्रित करके लोगों के जीविका की तरफ थोड़ा ध्यान देके दुकान खोलने की ढील दे रहे हैं। मगर इसमें कदापि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल बिहेवियर, जो आज का न्यू नॉर्मल है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, वो नॉर्म्स को छोड़ने का नहीं है। पूरे सरकार और पुलिस प्रशासन मास्क स्क्वाड बना करके पकड़ रही है, प्रेरित कर रही है, पनिश कर रही है, सब तरह का काम कर रही है। और जो सब्जी मंडियों में ये भीड़ होता है, निश्चित ये एक चिंता का विषय है और वहां से कोरोना का सुपर स्प्रेड होता है।
तो उस पर प्रशासन की अच्छी खासी नजर है। और अगर कोई कहीं पर ऐसा हो रहा होगा तो निश्चित ही प्रशासन वाले जाके वहां पे नियंत्रित करेंगे। क्योंकि अगर हम जीविका के लिए अनलॉक करके प्रक्रिया चालू करते हैं, लेकिन लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते हैं। कोरोना को स्प्रेड होने से रोकना है, तो आप अगर अपनी जीविका का भी काम करें तो जो कोविड प्रोटोकॉल है, सरकार के नियम है, इस सारे दुकान में, सारे सब्जी मंडियों में भीड़ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की हो वो सारा पालन करते रहना है। तभी हम लंबे दिन तक अपनी जीविका को भी कर सकते हैं और कोरोना को भी नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ये दिन आज का नहीं है, ये दिन आज का नहीं है। हम लोग तीसरे वेव के प्रिपेयर्डनेस और रोकथाम पर जा रहे हैं, और तीसरा वेव को तभी रोकथाम कर सकेंगे क्योंकि बिहार ऐसा राज्य जहां की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा लोड लेना संभव नहीं होता है। तो आप रोकथाम करके, प्रिवेंशन करके ही बच सकते हैं। वैसे में कोविड प्रोटोकॉल मस्ट है, मास्क लोग को लगाना मस्ट है, सोशल बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, भीड़ ना हो, ये बहुत मस्ट है। टीकाकरण के लिए सरकार तरह तरह से प्रेरित कर रही है, तो टीकाकरण और इनको चीज को प्रेरित करना है। आप और हम सब मिलकर भी प्रेरित करें। हम और आप तो जागरूक करेंगे, लेकिन सरकार प्रेरणा के साथ साथ पनिशमेंट भी कर रही है। जी देखिए, हम तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप भी लोगों को कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, लेकिन पुलिस का जो काम है, प्रशासन का जो काम है सर, वो जागरूकता करके नहीं हो पाएगा सर, कड़ाई तो दिखानी होगी। निश्चित। तो हम और आप हम लोग देखिए, प्रेरित करना और पनिशमेंट करना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दे दी गई है कि हर जगह, वैसे सब्जियों मंडियों में या जहां दुकानें खुल रही है, वहां पे कोविड नॉर्म्स का पालन करना है। कोविड नॉर्म्स का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति, दुकानदार, समूह सारे दंडित होंगे। ठीक है, राजेश राठौर जी भी हैं लाइव में बैठे हुए हैं। राजेश जी, हालात आज के दिन हमने देखे, देखिए लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जो ढिलाई दी गई, किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से नदारद दिखाई दिया। आप लोग कैसे लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? कुछ आप लोग जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं सर? सागर मिश्रा जी, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा या हमें ये सोचना पड़ेगा कि सरकार लॉकडाउन 4 या अनलॉक की ओर क्यों गया। तब जबकि सरकार को पता है कि 2020 के तुलना, यानी पिछले बार जो कोरोना का वेव था, अगर तुलनात्मक देखते हैं तो पिछले बार सर्वाधिक से 2 गुना से ज़्यादा आज भी कोविड पॉजिटिव बिहार में है, तब जबकि टेस्ट कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन की ओर सरकार क्यों जा रही है? तो सरकार पे दबाव न बने, चूंकि आप लगातार देख रहे हैं, आज अखबारों में भी आया कि सरकार ने कह दिया कि 8 जून तक हम बिल्कुल 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। तब जबकि कोरोना का वेव इतना ज्यादा है, लोगों में उत्सुकता है कि कोरोना से बचने के लिए एकमात्र और एक उपाय है, वो है वैक्सीनेशन, जबकि सरकार के पास वैक्सीन है ही नहीं। तो ताकि लोग अनलॉक के स्थिति में बाहर आने जाने का क्रम जारी रहेगा तो उस पर दबाव घटेगा। तो सरकार अपने को बचने के लिए, कोरोना की संख्या ज्यादा है बावजूद अनलॉक कर दिया। सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि पहले लोगों की जान बचानी है या पहले उनकी प्रतिष्ठा बचानी है। तब जब पिछले बार के कोरोना पॉजिटिव से 2 गुना आज भी है, इतना घट जाने के बाद ऐसी स्थिति में लॉकडाउन की आवश्यकता। राजेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए। राजेश जी, अगर उसी तरह की लॉकडाउन और पाबंदियां अगर रहती, कोई गरीब मजदूर अगर मर जाता बिना खाना खाए, लोग अगर ये कहते कि हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं है, हमारा बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, तब भी सर आप सरकार को घेरते। आप कहते सरकार अगर थोड़ी सी ढिलाई देती तब शायद आज के दिन हालात ऐसे ना होते। सर, आप अगर होते सत्ता में, आप क्या कर लेते सर? आप कैसे ढिलाई देते हैं?
पहले ही दिनों से दूरदर्शी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 2020 के फरवरी से ही भारत सरकार को आगाह कर रहे हैं, लोग को भी आगाह कर रहे हैं कि कोरोना के कारण सुनामी आने वाला है, आर्थिक सुनामी में आने वाला है। हमको अपने प्रिपरेशन में जाना चाहिए कि हम इससे कैसे बचेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता कम, बंगाल की कुर्सी ज्यादा प्यारा था। अंततः बंगाल की कुर्सी भी चली गई और भारत के लाखों लोगों की जान भी चली गई। भारत में भारत सरकार कह रही है 3 लाख लोगों की जान गई है, और दूसरे देशों के हम अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है लगभग 50 लाख लोगों की जान गई है। बीबीसी से भी पता चलता है। हम इस पे नहीं जाते कि सरकार एक तरफ करे जो हम खाने के लिए दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि भारत में हर व्यक्ति को कम से कम 6,000 रुपए मासिक आय सरकार की ओर से मिले। मेरे मैनिफेस्टो में था। तो घर में बैठ के खाते, उस पैसे से परचेजिंग करते। तो अभी आवश्यकता है जो जरूरी सामान है उसकी पूर्ति हो लोगों को, ना कि मकान बनाने की जरूरत है, ना कि इलेक्ट्रिशियन सामान की जरूरत है। जब भी आप मार्केट की ओर जाएंगे आप देखे होइएगा, एक सर्वे आपके पास आया होगा, या महानगर की बात करें या पटना जैसे शहरों की बात करें, हर अपार्टमेंट के 80% लोग गांव जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले बार महामारी के लॉकडाउन को देखा है। इसीलिए पटना में लोग हैं नहीं। आप दुकान खोलेंगे, कंस्ट्रक्शन के काम आप खोलेंगे दोपहर तक के लिए, लेबर कहाँ मिलेगा? लेबर तो गांव चला गया है। ठीक है, चलिए डॉक्टर सुनील भी बैठे लाइव में। राजेश जी पूछ लेता हूँ। डॉक्टर सुनील, कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई अनलॉक की प्रक्रिया में? लॉकडाउन 4 की जो नई गाइडलाइन है, देखिए हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता छोटे भाई हैं, इनके परस्पर विरोधाभासी बयान है। सरकार को बदनाम करने के लिए ये किसी स्तर तक जा सकते हैं। कहते हैं कि जांच कम हो रहा है। अरे जांच कम नहीं, जांच 1 लाख से ज्यादा है। और जांच से महत्वपूर्ण है पॉजिटिविटी दर, जो आज करीब 1% पर है। यानी 100 व्यक्तियों का जांच होता है तो 1 का निकलता है। पॉजिटिविटी दर को जांच कम और बेहतर होने से मतलब नहीं है। रिकवरी रेट में इंक्रीज हो रहा है, 97% आज के डेट में है। एक्टिव केसेस की संख्या कम है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमें उनको कुछ नहीं कहना है ऐसे व्यक्तियों को। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के ट्वीट जितने बार होते हैं परस्पर विरोधाभासी होते हैं। टीकाकरण की बात आज इतने बड़े ये वकालत कर रहे हैं। टीकाकरण को सफल न हो इसके लिए टीकाकरण के बारे में कांग्रेस के लोग तरह तरह के बयाने दिए गए। आज अगर आप सोचेंगे तो क्या नहीं कहा गया टीका के सेफ्टी पर, टीका के एफिकेसी पर और टीकाकरण के भ्रष्टाचार पर। अमुक पार्टी की टीका है, हम नहीं लेंगे। लोगों को आज जो द्वितीय वेव में हम फंसे हैं, टीकाकरण का जो लाभुकों की संख्या कम है उनमें उन्हीं का देन है, कांग्रेस पार्टी के लोग का देन है, क्योंकि उन्होंने जनता को भ्रमित किया जनता को। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी कहती है, उनके आधे प्रवक्ता बोलते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, आधे कहते हैं अनलॉक क्यों किया। खुद में इनका कंफ्यूजन है। जैसी बातें होंगे जनता को कंफ्यूज करेंगे। इसीलिए हर राज्य में जब चुनाव होता है, जीतता कोई है, हारता कांग्रेस है। देखिए बंगाल के चुनाव का अलग चर्चा होनी थी। बिहार के कोरोना बढ़ने पर बंगाल के चुनाव का क्या असर है वही एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, वो कह रहे हैं विदेश का अखबार पढ़ते हैं। अरे भाई हम सब देश का अखबार पढ़ते हैं। वो कहां का, पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं कि इटली का अखबार पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? अरे भाई देश का अखबार पढ़िए, जो देश के अखबारों की विश्वसनीयता विश्व स्तर की है। और ये सब लेके कहता, देखिए अनलॉक की प्रक्रिया गरीबों का जीवन यापन भी महत्वपूर्ण है। गरीबों का जीवन भी जरूरी है, जीवन यापन भी जरूरी है। आज हम अनलॉक की प्रक्रिया जो कर रहे हैं लॉकडाउन 4 की, वो सही अनुपालन हो, इस पर अगर कहते हैं हमारे छोटे भाई तो ठीक बात है कि अनुपालन सही हो। आप कह रहे हैं ना सख्ती से अनुपालन हो, प्रशासन देखे कि लॉकडाउन के कोविड के नॉर्म्स नहीं टूटे, वो सही है। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया होनी है, जीवन के साथ जीविका भी देखनी है गरीब लोगों के लिए। जबकि नीतीश सरकार ने पूरे लॉकडाउन के समय में सामुदायिक किचन चला करके हर जगह किचन चलाया ताकि कोई भूखा न रहे। वहां भी हमारे विपक्ष के भाई भ्रमित करते थे कहीं किचन नहीं है, कहीं खाना नहीं है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों का, सामुदायिक किचन का सूक्ष्म अनुश्रवण वर्चुअली कर रहे थे और फीडबैक भी ले रहे थे। तो इन्हें राजनीतिक रोटी सेकने की ऐसी गंदी आदत है कि आपदा में भी अवसर दिखता है, और आपदा में अगर कोई सबको मिलकर काम करना चाहिए तो वहां भी नहीं, ये नहीं सोचता है। इसी नकारात्मक राजनीति के कारण कांग्रेस का आज ये हाल है। राजेश जी बोलिए। आप ही लोगों के प्रवक्ताओं में सर समन्वय नहीं है। कोई कहता है कि हाँ लॉकडाउन लगाना एक बेहतर फैसला रहा, किसी ने कहा कि अचानक से पाबंदियां लगा देना सही नहीं था।
अभी आप कह रहे हैं कि अनलॉक तुरंत कर देना इस तरह से सही नहीं है। पहला कि वैक्सीनेशन कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं हुआ। मैं सागर जी तमाम सवालों का जवाब एक एक करके मैं दे रहा हूं। पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारण वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। शायद आप भी जानते होइएगा, भाई साहब भी जानते होंगे कि आज ही सुबह से राहुल गांधी जी के निर्देश पे 1 करोड़ से ज़्यादा कांग्रेस जन सोशल मीडिया के माध्यम से जनता और सरकार दोनों से अपील की है कि अब जहां कोरोना चला गया है, एकमात्र एक उपाय है वैक्सीनेशन, और एक टीकाकरण नीति हो और उसके तहत तमाम लोगों को वैक्सीन मिले। और उसमें ये नहीं हो ये बिहार के हैं, ये बंगाल के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, सबके सब भारत के हैं। क्योंकि वही व्यक्ति बिहार के सरकार को चुनता है, वही व्यक्ति भारत के सरकार को चुनता है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री मिले हैं जो महामारी में कहते हैं ये राज्य का मामला है, ये देश का मामला है। हम पोलियो उन्मूलन में ऐसा नहीं किए, हम चेचक में ऐसा नहीं किए, संपूर्ण भारत को महामारी से निकालने का उपाय किए। नंबर 2, इन्होंने ठीक ही कहा। आज बिहार सरकार की घोषणा है कि पिछले जहां 1 मई से 18+ लोगों को वैक्सीनेशन की बात थी, और आज के अखबार में है कि अगले 8 जून तक हम वैक्सीन नहीं दे सकते, इसीलिए चूंकि वैक्सीन नहीं है। तो इन्होंने ठीक ही कहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वैक्सीन की दिक्कत नहीं होती। राहुल गांधी विपक्ष में है, उनकी गलती है, इसलिए वैक्सीन भारत सरकार नहीं खरीद पाया। उन्होंने ठीक ही कहा कि चूंकि राहुल गांधी विपक्ष में है, इसीलिए दुनिया भर के लोगों ने 2020 के अगस्त में ही वैक्सीन खरीदने की बात की, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूंकि राहुल गांधी विपक्ष में है, इसलिए 2021 के जनवरी में खरीदने का ऑर्डर दिया। इन्होंने ठीक ही कहा कि चूंकि राहुल गांधी विपक्ष में है, वो बार बार आगाह कर रहे थे कि कोरोना के सुनामी आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप में लगे थे, जो चारों नाल चित हो गए हैं अमेरिका में। अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते तो ऐसा नहीं करते, कोरोना के रोकने का प्रयास करते। तो यू ठीक कहते हैं, राहुल गांधी की तारीफ वो दूसरे तरीके से कर रहे थे। अब बंगाल की बात बार बार कहते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, आप भी देखे होइएगा कि जब बिहार में कोरोना चरम सीमा पे था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बंगाल के चुनाव प्रचार कर रहे थे। हम सब मिलके कोरोना महामारी से लड़ने का प्रयास करते तो पटना के श्मशान और कब्रिस्तान छोटा नहीं पड़ता। और पटना के बक्सर के गंगा नदियों में जहां प्रधानमंत्री कहते माँ गंगा ने हमें बुलाया है, तो माँ गंगा तो आपको बुलाया था। बिहार वासी और भारतवासी को तैरने के लिए क्यों लाशों में छोड़ दिए? अब प्रधानमंत्री से कहिएगा तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि भाई मेरे विरोधी हैं जो लाश बनकर नदियों में तैर रहे हैं हमको बदनाम करने के लिए। इस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री है। आज जरूरत है कि प्रधानमंत्री एक ही टीकाकरण नीति की बात करे, सबको वैक्सीन कैसे हो इस पे बात करे, और एकमात्र और एक उपाय है वैक्सीनेशन का। और उसमें बिहार सरकार ने हाथ उठा दिया। क्यों हाथ उठाया? क्योंकि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं खरीदाया। इसके जिम्मेदार राहुल गांधी जी है क्या? क्या राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री है? राहुल गांधी जी ने विपक्ष की भूमिका निभाया और बेहतर आगाह आपको करते रहा। ठीक है राजेश जी, वैक्सीन को लेकर सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर सुनील, आप खुद ही एक डॉक्टर हैं, आप ये जानते हैं बखूबी कि बिना वैक्सीन के कुछ भी संभव नहीं है। वैक्सीन ही मात्र एक रास्ता है, और इसीलिए वैक्सीनेशन का काम और भी तेजी से होना चाहिए। मौजूदा समय में जो रणनीतियां चल रही हैं, जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया राज्य सरकार की तरफ से, कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि लोग जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, वहां पर ताले लटके मिले होते हैं, या तो नोटिस चिपका दिया जाता है कि अब अगले आदेश तक अभी कोई सूचना नहीं है कब तक ये वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा। इस तरह के हालात कैसे सर? फिर तो अनलॉक आप करेंगे बिहार को, फिर भी सर मामले सामने आएंगे बिहार में। देखिए, वैक्सीनेशन के मामले में कुछ बात बता दें कि सरकार का, केंद्र सरकार का साधुवाद है, इतने कम समय में 2 इंडिजिनस भारत के निर्मित वैक्सीन हम लाए, और उसको सफलतापूर्वक फेज वाइज। वैक्सीन ऐसा नहीं है ये पोलियो ड्रॉप की तरह कि ड्रॉप पिला दिया, ये सुई देनी पड़ती है, उसके साइड इफेक्ट को देखने पड़ते हैं। तो वैक्सीन लगाने के बाद पहले फेज में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया, 45+ को दी, 45+ को दिया। वो आज भी अनवरत रूप से 45+ के वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बाकी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, 45+ के लोग को प्रेरित करें कि वहां जाएं।
प्रेरणा करना। एक 18 प्लस के लोगों को टेम्पोररी दिक्कतें हैं, तो जब इतने बड़े आबादी के देश में अगर हम कार्यक्रम करेंगे, तो बिहार 18 प्लस के वैक्सीनेशन में अव्वल था। कुछ दिनों की जो शॉर्टेज है वो कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 45 प्लस के आज भी चल रहे हैं। क्यों नहीं वहां लाभुकों की संख्या बढ़ाते हैं, वहां भी कम आते हैं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में हमारे विपक्षी भाई तरह तरह की बातें। आपकी इन्हीं लाइनों पर जवाब दे रहे हैं राजेश राठौर, फिर आप बोलिएगा डॉक्टर सुनील। बोलिए राजेश जी, क्या जवाब दे रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ है देश को विजन लेस पीएम मिल गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना उत्सव मनाए, अभी वैक्सीन उत्सव मनाएंगे। बिहार को 16 लाख लोगों को एक सप्ताह में देने की बात आई थी। आज जब एक सप्ताह में 16 लाख लोगों को वैक्सीन देने की बात आई थी, तो बिहार को आपूर्ति कितना कराया गया था? 4 लाख। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 16 लाख लोगों को वैक्सीन दिलाया गया, उपलब्ध कराते हैं 4 लाख। प्रधानमंत्री जिस देश के झूठ बोलते हो, वहां महामारी से हम कैसे निपटे? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने जुबान से घोषणा किया था कि 1 मई से 18 प्लस के सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगा। आज कौन सा ऐसा राज्य है? मैं नहीं कहता नीतीश कुमार का राज, मैं नहीं कहता ममता बनर्जी का राज, मैं नहीं कहता कैप्टन अमरिंदर सिंह राज, मैं नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ भाजपा शासित कोई राज्य है जहां 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन मिल रहा है। तो जिस प्रधानमंत्री को अपना आंकड़ा फेल हो, उनको यह ज्ञान नहीं हो कि उनके पास सामान कितना उपलब्ध है। बड़े बड़े बोल में बिहार और देश को डुबाने वाले प्रधानमंत्री को, इसीलिए मैं कहता हूं कि विजन लेस पीएम। अगर यही पीएम देश का पढ़े लिखे होते, ज्ञान अर्जित किए होते, तो आज इस देश की दुर्दशा नहीं होती और नदियों में लाश नहीं तैरता। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम अपने ही प्रधानमंत्री को। राजेश जी, कौन होता आपकी नजर में सर ज्ञानी पीएम? धन की जरूरत है राजेश जी, अब कुछ बोले। राजेश जी, आपकी नजर में कौन ज्ञानी पीएम होता? जंतर मंतर लाइट स्विच ऑफ और ऑन से नहीं जाएगा जी। आवाज दोबारा दोहराएंगे? राजेश जी, ये कह रहा हूं कि आपकी नजर में सर ज्ञानी और पढ़ा लिखा पीएम कौन होता है? राहुल गांधी जी होते हैं या फिर कोई और भी है? ये दर्शा दिए कि मनमोहन सिंह 10 साल चुपचाप काम करते रहे, देश तरक्की होता रहा। नरेंद्र मोदी जी 6 साल बोलते रहे, भारत गर्क में चला गया। आज हमारा जीडीपी ग्रोथ कहां गया है पता है ना? -7.3 पे, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और से भी नीचे चला गया है। जहां हम कहां थे, इन्होंने कहां ले गया। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, चलिए डॉक्टर सुनील भी इंतजार कर रहे हैं, वक्त कम है, जल्दी जल्दी जवाब लेंगे एक दूसरे से। डॉक्टर सुनील बताइए, बीच में मैंने आपको रोका था, वैक्सीन को लेकर सवाल था, आप बता रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो लगातार रणनीतियां बनाई हैं, जो मैंने वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर सवाल किया है, बताइए डॉक्टर सुनील। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी एक सम्मानित पद हैं, उस पद के गरिमा को बरकरार रखनी चाहिए। उनको एड्रेस करने से पहले कुछ इज्जत से पेश आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि व्यक्ति जो आप उसमें कहने के पीछे आप भावावेश में आप व्यक्ति के अगर गरिमा को, उनके पद की महत्ता को अगर नजरअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। दूसरी रही वैक्सीनेशन की बात। वैक्सीनेशन जब 18 प्लस का शुरू हुआ, तो कहे ना, इतनी बड़े जब संख्या में होगा, खासकर वैसे समय में जब द्वितीय लहर से पूरा भारतवर्ष जूझ रहा था, तो कभी कभी थोड़े बहुत स्लो डाउन होते हैं, उसमें अधीर होने की जरूरत नहीं। सरकार ने कमिट किया है कि हम स्ट्रैटेजी वाइज वैक्सीन करेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में देखिए क्यों दिक्कतें आती हैं कि विपक्ष के लोग कभी कहते हैं राज्य को अधिकार दें, राज्य को अधिकार दें, राज्य को अधिकार क्यों दिए, केंद्र करे। पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड ढंग से सरकार जब काम करती है, तो ये विपक्ष के लोग हॉडल उनको पता नहीं है कि भारत की जनसंख्या क्या है, उनको पता नहीं था उनके पास वैक्सीन कितना उपलब्ध है। हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री को जब ये करेंगे, राज्य सरकार को जब दायित्व दिया जाएगा, कहेंगे उनको क्यों दिया, उनको नहीं दिया जाएगा तो हमको क्यों दिया। हमें लगता है कि देखिए, जिम्मेदार विपक्ष के रूप में इस बात को मानना चाहिए कि द्वितीय लहर अभी खत्म हो रहा है, तृतीय लहर की संभावनाएं हैं। आपदा में हम सब मिलकर करें, वैक्सीनेशन जैसे चीज को सब मिलकर के प्रेरित करें, हम सब मिलकर के वो लोग को कराएं। जो प्रिवेंशन की चीज है वो सब मिलकर के करें।
इस तरह से करने से हम तृतीय लहर में फिर से वही होगा, कोई काम करते रहेगा, कोई आदमी टांग खींचता रहेगा, कोई कैसे काम कर सकता है? ये आदतन मैं कह रहा हूं, पहले वैक्सीन क्योंकि बोलने की आपको अगर इजाजत है, करोड़ से ज्यादा अगर आपको राइट